हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट लेकर आए आपके लिए एक नई वीडियो जो डील करेगी चार्ज के चैप्टर से, जो आपका सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 17 है। जो चैप्टर नंबर आपका 17 है वो आपका चार्ज से रिलेटेड चीज़ें बता रहा है। जो चार्ज है उसकी डेफिनेशन कहाँ पे पड़ी थी? सेक्शन 2 के क्लोज बी के अंदर आपकी चार्ज को बोला गया था, जहाँ पे आप तरीके से बोल सकते हो कि एक्सप्रेसली जिसके ऊपर आपके एलिगेशन या फिर एक्यूजेशन लगाए जाने। तो जो चैप्टर है वो आपका सेक्शन कंटेन करता है 211 से 224 ऑफ द सीआरपीसी के सेक्शन 211 टू 224 ऑफ द सीआरपीसी, जिसके अंदर आपकी चार्ज के रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो दे रखे हैं कि किस तरीके से चार्ज को फ्रेम किया जाएगा। एक वो चीज़ है, चार्ज के अंदर क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड करोगे, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे बता रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 211 के साथ। कंटेंट ऑफ द चार्ज। चार्ज के अंदर आपने जो भी लगाने हैं चार्जेस, उसके क्या क्या कंटेंट होंगे, क्या क्या चीज़ें आप उसके अंदर इंक्लूड करोगे, वो सेक्शन आपका 211 बात कर रहा है। 211 बोलता है आपका एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस विद विच द एक्यूज्ड इज चार्ज। एक्यूज के ऊपर क्या क्या चार्ज आपने लगाए हैं वो सारी चीज़ें आप उसके अंदर लिख दोगे। हर एक चार्ज के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें आप स्ट्रेट फॉरवर्डली उसके अंदर आपको लिखनी पड़ेगी कि क्या उसने ऑफेंस कमिट कर रखा है, किस तरीके का नेचर ऑफ द ऑफेंस आप बता सकते हो, इस तरीके की चीज़ें उसके अंदर बतानी पड़ेगी। जो दूसरा बात कर रहा है वो आपका बोलता है कि अगर स्पेसिफिक नेम आपको नहीं पता, किसी कई बार हो जाता है ना कि या तो नाम नहीं पता आपको या तो नाम पता है, तो स्पेसिफिक नेम मर्डर, अगर मर्डर पता है तो डायरेक्टली आप उसके ऊपर मर्डर के चार्ज लगाओगे, सीधा लिखोगे 302 के अंदर या फिर 300 का इसके ऊपर चार्ज लगाया जा रहा है। तो लिखते हैं इफ द लॉ विच क्रिएट द ऑफेंस गिव इट एनी स्पेसिफिक नेम। अगर वो जो लॉ जिसने इसको डिफाइन कर रखा है इस ऑफेंस को किसी को भी, तो वो ऑफेंस का अगर स्पेसिफिक कोई नाम प्रोवाइड कर रहा है तो वो द ऑफेंस मे बी डिस्क्राइब्ड इन द चार्ज बाय दैट नेम ओनली, उसी नाम के थ्रू ही उसको बताना पड़ेगा। इसके साथ आप रीड विद कर सकते हो इलस्ट्रेशन सी को। थर्ड बोलते हैं इफ द लॉ विच क्रिएट द ऑफेंस डज नॉट गिव इट स्पेसिफिक नेम। अगर वहां पे स्पेसिफिकली किसी का कोई नाम नहीं दे रखा कि क्या उसने ऑफेंस कर रखा उसके रिगार्डिंग, सो मच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड एज टू गिव द एक्यूज्ड नोटिस ऑफ द मैटर विद विच ही इज चार्ज। मतलब उस तरीके के फैक्ट आपको बता दिए जाएंगे उसके अंदर कि उसकी जो ऑफेंस की एक तरीके की डेफिनेशन है ना, इस तरीके से बता दोगे आप कि जो एक्यूज पर्सन है जिसके ऊपर आपने चार्ज लगाने हैं उसको इस बात की नॉलेज पहुंच सके, उसके बाद में ये बात उसके दिमाग तक नोटिस पहुंच सके उस तक कि उसने क्या ऑफेंस किया था और उससे रिलेटेड उसने उसके ऊपर किस तरीके के चार्जेस लगाए गए हैं, ये बात उसके तक कम्युनिकेट करने के पर्पज से आप इतनी डेफिनेशन लिख दोगे। अगर इनकेस वहां पे उस ऑफेंस का कोई नाम प्रोवाइड नहीं कर रखा तो उस केस में। नेक्स्ट बोलता है द लॉ एंड द सेक्शन ऑफ द लॉ, या तो लॉ लिखोगे कि आईपीसी के अंदर, जैसे लिखते हैं ना कि मतलब न्यूज़पेपर में आती है कि यहाँ पे कुछ आपके ड्रग्स वगैरह पकड़े गए तो एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, ऐसा कुछ लिखा होता है। तो लॉ का नाम या तो मतलब एनडीपीएस एक्ट लिखोगे या फिर आपका लिखा कि उस लॉ के अंदर जो भी सेक्शन दे रखा है, या फिर उसको बता देंगे कि ये सेक्शन यहाँ पे उसके ऊपर लगे हैं। अगेंस्ट विच द ऑफेंस इज सेड टू हैव बीन कमिटेड शैल बी मेंशन इन द चार्ज। चार्ज के अंदर वो सारी चीजें लिख दोगे। फिर आपका बात कर रहा है फिफ्थ, द fact that the charge is made in the equivalent to the statement that every legal condition required by law to constitute the offense charge fulfilled in the particular case। पर्टिकुलर केस के अंदर आपकी जो भी चीज़ होगी, इलस्ट्रेशन आपकी ए है, इसके ऊपर आप इसके साथ में रीड विद करोगे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्विवेलेंट समझने की बात हो रही है कि जो भी फैक्ट होंगे चार्जेस के वो मेड किए गए हैं जो कि अवेलेबल है, किसी आपका इक्विवेलेंट रहेगा स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कि जिसने भी जो स्टेटमेंट दिया ना उसके बराबर की कोई चीज़ हो रही है उसके रिगार्डिंग। दैट एवरी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस चार्ज वॉज फुलफिल्ड इन द पर्टिकुलर केसेस को नॉर्मल है पढ़ लेना। 6 आपका बात कर रहे थे चार्ज है शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। लैंग्वेज कौन सी होगी जब आपने चार्ज लिखने हैं तो वो आपके कोर्ट के लैंग्वेज में होंगे, और कोर्ट की लैंग्वेज का सेक्शन नंबर आपका है 272 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर बता रखा है। पीटी के रिगार्डिंग आपका याद हो सकता है कि चार्ज जो है वो किस लैंग्वेज के अंदर लिखे जाएंगे, आपके होंगे हमेशा कोर्ट की लैंग्वेज में 272 सीआरपीसी में बता रखा है। 7th है आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सेक्शन का जो पार्ट अगर मैं बोलूँ तो वो यहाँ पे बात करी गई है कि किसी पर्सन की प्रीवियस कन्विक्शन के रिगार्डिंग आपने कोई चीज़ अपने बीच में लेके आनी है। मतलब ए पर्सन है, उसने आज ऑफेंस कर दिया कुछ भी, तो ऑफेंस कर रहे हैं तो जो पार्टी विक्टिम है ना वो चाहता है कि उस ऑफेंडर को और आपकी सज़ा एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए, कुछ ज़्यादा सज़ा उसको मिलनी चाहिए, और उसका ग्राउंड ढूंढेगा। ग्राउंड उसको क्या मिल सकता है कि वो हो सकता है कि ऐसा चार्ज लेके आए कोई भी जिसके अंदर ऐसी चीज़ें बताई गई है कि पहले ही वो पर्सन कन्विक्टेड है, पहले भी उसके ऊपर इसी तरह के चार्ज लगे थे और उसको पहले सजा दी गई थी, आज फिर से ये आपका ऑफेंस कर रहा है। मतलब एक तरीके से हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह बोल सकते हो कि एक जो विक्टिम पार्टी है वो उस एक्यूज को हैबिचुअल ऑफेंडर डिक्लेयर करवाने की कोशिश कर रही है, तो उसको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे,
एनहांसमेंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस कन्विक्शन, इस चीज की एप्लीकेशन लगेगी जहां एनहांसमेंट ऑफ द परमिशन आपकी जो पनिशमेंट है वो करी जाएगी 75 आईपीसी के अंदर जाके, तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपके चार्जेस लगाए जाएंगे वो सेक्शन आपका 211 का क्लॉज 7 है। तो पढ़िए देखते क्या बोलते हैं। इफ द एक्यूज्ड हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, अगर वो भी आपका जो एक्यूज पर्सन है वो प्रीवियसली पहले भी मतलब आज ऑफेंस किया, इससे पहले कभी भी किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्शन उसको हो चुकी है, मतलब उसको सजा हो चुकी थी, इज लाइबल बाय रीजन ऑफ सच प्रीवियस कन्विक्शन, वो लाइबल होगा उस प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से, किसके लिए, टू एनहांस द पनिशमेंट, उसकी पनिशमेंट को बढ़ा दिया जाए, एनहांस होता है बढ़ाना, तो पनिशमेंट को बढ़ाने के लिए वो लाइबल होगा कि उसकी पनिशमेंट को बढ़ाया ही जाएगा, और टू द पनिशमेंट ऑफ ए डिफरेंट काइंड, मतलब पहले उसने जो भी ऑफेंस किया उसके लिए उसको हो सकता है कि सिंपल पनिशमेंट मिली थी, सिंपल इंप्रिजनमेंट थी, आज उसको रिगरस कर दिया जाए, विद फाइन लगा दे, हार्ड लेबर के साथ कर दे, इस तरीके का जो आपका नेचर ऑफ द पनिशमेंट था उसको चेंज करवाया जा सकता है फॉर ए सब्सिक्वेंट ऑफेंस, जो बाद वाला ऑफेंस किया उसके केस में। And it is intended to prove such previous conviction for the purpose of effecting the punishment which the court may think fit to avoid the subsequent offense, and the fact, date and place of the previous conviction shall be stated in the charge, चार्ज के अंदर उसके जो प्रीवियसली जो ऑफेंस के लिए उसके ऊपर चार्ज लगे थे वो चीज़ें, उसके फैक्ट क्या थे, डेट क्या थी, किस जगह पे उसने ऑफेंस किया, कौन सी जगह उसको जेल में रखा गया था, इस तरीके के प्रोविजन आप यहाँ पे उसके अंदर उसके तरीके के कंटेंट इस चार्ज के साथ भी लिख दोगे, जहाँ सब्सिक्वेंट शूट के अंदर सब्सिक्वेंट आपके ऑफेंस के लिए उसके ट्रायल के अंदर आप चाहते हो कि उसको एक्स्ट्रा सजा मिलनी चाहिए। And if such statement has been omitted, the court may add it at any time before the sentence is passed। अगर आपने चार्ज लगाने के दौरान इस तरीके की चीज़ें नहीं लिखी तो कोर्ट बाद में भी आपको अलाउड कर सकती है, किसी भी टाइम पे जब आपने सेंटेंस पास किया उसके पहले कभी भी अलाउड कर देगी कि आप इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन साथ में ऐड कर सकते हो। तो जो इसके अंदर आपकी इलस्ट्रेशन दे रखी है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये आपके इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना है। उसके बाद आपका सेक्शन आता है, हाँ एक क्वेश्चन और रहता है कि फॉर्म नंबर पूछा जाता है कई बार, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं 99.99 बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि इसको चार्ज फ्रेमिंग के लिए आपका कौन सा फॉर्म नंबर है पीछे, वो आपका 32 है, इसको आप ढंग से याद करना है। 100% इसको याद ही कर लो, यही पूछेगा, 100% यही कोशिश रहती है, मतलब जब भी कोई पूछता है ऑलमोस्ट पेपर के अंदर 32 के अंदर ही आता है। एक पीछे पेपर में भी शायद क्लास में मैं किसी को बताया था, वही 32 एक ही बताया था और वही पेपर में आता है, तो आप ट्राई करना 32 को आप रट के जाओ, मतलब याद ही रख लेना। शेड्यूल 2 के अंदर आपकी चीज़ें दे रखी है, फॉर्म नंबर 32 के अंदर, इसी सीआरपीसी में। फिर आपका बात कर रहा है सेक्शन नंबर 212, 212 बोलता है पर्टिकुलर एज टू द टाइम, प्लेस एंड पर्सन, पर्सन के रिगार्डिंग, प्लेस के रिगार्डिंग और टाइम के रिगार्डिंग आपने चीज़ें बतानी है कि किस टाइम पे ये चीज़ हुई थी, कहाँ पे था, कौन पर्सन था, ये सारी चीज़ आपके 212 में देखने को मिलेगी। बोलते द चार्ज शैल कंटेन सच पर्टिकुलर्स एज टू द टाइम, प्लेस ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस, जो भी ऑफेंस के रिगार्डिंग आप एलिगेशन लग रहे हो उसके टाइम को लेके और उसके प्लेस को लेके यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आपके चार्ज के अंदर लिखे जाएंगे। एंड द पर्सन इफ एनी अगेंस्ट हुम और द थिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट वॉज कमिटेड, मतलब किस पर्सन के अगेंस्ट ये ऑफेंस कमिट हुआ था, किस आपकी वस्तु मतलब थिंग के अगेंस्ट भी आपका ऑफेंस हो सकता है ना, जैसे मिसचीफ कर दी प्रॉपर्टी को लेके है, अगर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी करोगे वो भी आपका प्रॉपर्टी को लेके किसी चीज़ को लेके है, पर्सन के अगेंस्ट करोगे तो उन दोनों चीज़ों को लिखना पड़ेगा कि क्या चीज़ थी और किस पर्सन के खिलाफ ऑफेंस कर रखा है। इट वॉज कमिटेड आर द रीजनेबली सफिशिएंट टू गिव द एक्यूज्ड नोटिस ऑफ द मैटर विद विच ही इज चार्ज, वो सारी चीज़ लिख दोगे ताकि उस एक्यूज पर्सन के नोटिस में ये बात आए कि किसके लिए उसके ऊपर चार्ज लगाए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। फिर आपका 212 का जो क्लोज नंबर 2 है वो बोलता है व्हेन द एक्यूज इज चार्ज विद द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपका सेक्शन नंबर 405 आईपीसी में है। डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द मनी, प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट करना, अदर मूवेबल प्रॉपर्टीज को लेके, शैल बी सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द ग्रोस सम, ग्रोस सम को आपने करवाना कि कितना एक मेरा नुकसान हुआ है ओवरऑल, उसको डिसाइड करवाने के पर्पज से आप जो भी उसके रिगार्डिंग जो भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ वो चीज़ें, डिसऑनेस्ट प्रॉपर्टी की मिस अप्रोप्रिएशन रखी है, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी उसके रिगार्डिंग, तो ये भी चीज़ उसके अंदर साथ में लिख दी जाएगी। फिर आपका बोलता है कि इसके रिगार्डिंग जो भी आपका टाइम वगैरह बताना है ना कि किस टाइम पे आपने ये ऑफेंस किया था, उसके रिगार्डिंग आप एग्जैक्ट हो सकता है कि आपको याद ना रहे कि किस दिन आपका ये चीज़ें घटना घटी थी, तो एक अप्रोक्स टाइम दे दो कि इस टाइम के आसपास ना ऐसा कुछ हुआ था। मतलब घर में कई बार हो जाता है कि कोई ओकेजन हो, उसी के लगते दिन में या फिर एक आधा दिन आगे पीछे या फिर एक रीजनेबल टाइम के भी दिन वहाँ पे ऑफेंस हो जाता है कोई भी,
जैसे मतलब शादी थी, शादी के 10 या 15 दिन, 20-25 दिन बाद, महीने के बाद अराउंड टाइम पे कोई चोरी हो गई या फिर किसी की डेथ कोज कर दी किसी ने, तो एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, तो ऐसे मतलब रेफरेंस देते ना कि शादी थी हमारे घर में, शादी के टाइम पे थोड़े दिन बाद ऐसा कुछ हुआ था, या फिर उस बंदे की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी डेट याद नहीं है, कब हत्या करी गई थी, बोलते शादी के 3 या 4 दिन के बाद करी थी। अब शादी का डेट जो है वो आप मिक्स कर लोगे, तो क्या रहेगी कि यहाँ पे एक अप्रोक्स टाइम पीरियड और आपका एक डेट बता दोगे, लेकिन जो अप्रोक्स बताना है ना वो उसके रिगार्डिंग एक लिमिटेशन यहाँ पे दे रखी है लास्ट लाइन में, प्रोवाइडेड दैट द टाइम इंक्लूडेड बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ सच डेट शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। जो फर्स्ट और लास्ट डेट आप बता रहे हो ना कि इनके बीच में, मतलब कई बार बोल दिया था महीने की 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में ऐसा कुछ हुआ था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है डेट, तो वो जो 2 डेट बता रहे हो ना 1 तारीख और 10 तारीख, वो आपका दोनों डेट के बीच में 1 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये नहीं बोलना कि 2005 से लेकर 2010 के बीच में कभी भी ये ऑफेंस हुआ था, अभी बोल सकते 2005 का और जो 6 की 1 जनवरी थी उनके बीच में शायद नवंबर के महीने में ऐसा कुछ हुआ था, तो आप नॉर्मली डेट बताओगे, जो 2 डेट बताओगे कि इस और इसके बीच में ये हुआ है, इसके बीच में आपका 1 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। उसके पहले लिखा द चार्ज सो फ्रेम्ड शैल बी डिम्ड टू बी ए चार्ज ऑफ वन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 219 जो सेक्शन है उसके अंदर आपका बात करा गया है कि 3 सेम काइंड के ऑफेंसेस को आपने एक साथ ट्रायल चलाने की बात हो रही है, कि जब भी कोई पर्सन है एक, उसने 3 या 4 ऑफेंस 1 साल के अंदर कर दिए, तो उसके रिगार्डिंग बात हो रही है कि 219 के अंदर 3 ऑफेंसेस तक का जो ट्रायल है वो सेम चलाया जाएगा, तो वहां पे भी चार्ज उसको एक ही मान लेंगे। फिर आपका था 213 कि किस मैनर के अंदर ऑफेंस कमिट किया गया था, ये भी आप बता सकते हो। जैसे ये था ना कि क्या ऑफेंस किया था, ये चीज़ें पता चल गई, उसके बाद बोलता है कि किस मैनर में ये ऑफेंस कमिट किया गया था, वो भी बता सकते हो। मतलब अदर पर्टिकुलर जो भी आपको लगेंगे वो भी चार्ज के अंदर साथ में इंक्लूड कर दोगे। लिखा है व्हेन द नेचर ऑफ द केस इज सच दैट द पर्टिकुलर्स मेंशन्ड इन 211 और 212 211 और 12 के अंदर जो भी मेंशन करे गए आपके पर्टिकुलर्स हैं वो डू नॉट गिव द एक्यूज्ड सफिशिएंट नोटिस ऑफ द मैटर विद विच ही इज चार्ज, मतलब दोनों के अंदर जो जो चीज़ें आपने लिखी थी दोनों से ही उस एक्यूज को आपने नोटिस भेजा, उससे उसको यही नहीं पता चल रहा कि मैंने एग्जैक्टली ऑफेंस क्या किया, मेरे खिलाफ क्या चार्ज लगे हैं, उन दोनों सेक्शन के प्रोविजन से ही नहीं पता चल रहा, तो वो द चार्ज शैल ऑल्सो कंटेन द सच पर्टिकुलर ऑफ द मैनर इन विच ही इज या फिर इन विच द एलेज्ड ऑफेंस वाज कमिटेड एज विल बी द सफिशिएंट फॉर दैट पर्पज। पर्पज कौन सा? टू नोटिफाई दैट ऑफेंडर पर्सन कि आपने क्या ऑफेंस किया, इस पर्पज से 211-12 के अंदर जो भी पर्टिकुलर कंटेंट थे वो डाल दिए, नहीं पता चल रहा तो किस मैनर में आपने वो ऑफेंस कमिट किया था वो भी उसको साथ में ही लिख देंगे, जिससे उसको पता चल जाए कि हाँ इसने ये ऑफेंस कर रखा है, उसके रिगार्डिंग बात हो रही है। इलस्ट्रेशन है, इसको आप पढ़ सकते हो। लिखता है ए इज द एक्यूज्ड ऑफ द थेफ्ट ऑफ द सर्टेन आर्टिकल एट ए सर्टेन टाइम एंड प्लेस, द चार्ज नीड नॉट सेट आउट द मैनर इन विच थेफ्ट वाज कमिटेड, मतलब किस तरीके से इफेक्ट किया गया उसको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बी में बोलता है ए इज द एक्यूज्ड ऑफ द चीटिंग बी एट द टाइम गिवन टाइम एंड प्लेस, यूं बोलता है कि ए पर्सन है किसी फिक्स आपके टाइम और प्लेस के ऊपर बी के साथ चीटिंग करता है। द चार्ज मस्ट बी सेट आउट द मैनर इन विच ए चीटेड बी, ए ने बी के साथ किस तरीके से चीटिंग किया यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब ये चीटिंग के रिगार्डिंग आपके ना 416 में बाय पर्सोनेशन 420 अलग अलग दे रखे हैं, तो किस मैनर में ये ऑफेंस किया गया था वो आपको मैनर बताना पड़ेगा कि कौन से वाला नेचर था, 416 वाला है कि 15 वाला है कि 420 वाला है, कौन सा है। अब इसके अंदर ना आपकी एक इलस्ट्रेशन आती है ई, बोलता है ए इज द एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस, एक ए पर्सन है जिसने मर्डर कमिट कर दिया बी का किसी सर्टेन प्लेस और टाइम के अंदर। इसमें लिखा द चार्ज नीड नॉट स्टेट द मैनर इन विच ए मर्डर्ड बी, इसके अंदर आपकी चार्ज के अंदर उसके मैनर को बताने की जरूरत नहीं कि किस मैनर में उसने ये मर्डर किया, ये डिफाइन करने की यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि बी है उसके अंदर आपकी जो चीटिंग करी गई थी उसके अंदर जरूरत पड़ती है। तो इसके अंदर मेजर क्या डिफरेंस है आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि आपको क्या समझ आया। अगर नहीं समझ आ रहा मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर आपका 214 है, 14 के अंदर आपकी वर्ड्स की बात हो रही है। वर्ड्स इन द चार्जेस टेकन इन द सेंस ऑफ द लॉ अंडर विच द ऑफेंस इज पनिशेबल, कि मतलब आपकी पढ़ लेते हैं पहले। बोलता है इन एवरी चार्ज द वर्ड्स यूज्ड इन द डिस्क्राइबिंग द ऑफेंस, मतलब जो भी आपने वर्ड्स यूज किए हैं उस ऑफेंस को डिस्क्राइब करने में, शैल बी डिम्ड टू हैव बीन यूज्ड इन द सेंस, मतलब उसको यूज किया हुआ उसी सेंस में समझा जाएगा, अटैच्ड टू देम रिस्पेक्टिवली बाय द लॉ, लॉ ने जिस सेंस में बताने की कोशिश करी है उसी के अंदर हम लोग समझने की ट्राई करेंगे, मतलब उसी लैंग्वेज में आप उसको समझोगे जैसे भी उसने लॉ ने बता दी कि मर्डर के रिगार्डिंग बता दिया तो उसी समझोगे। और अंडर विच सच ऑफेंस इज पनिशेबल, मतलब ऐसा कोई भी लॉ जिसके अंडर उसकी पनिशमेंट दे रखी है उसकी जो लैंग्वेज होगी उसकी तरीके से उसके सेंस को समझा जाएगा। सेंस वर्ड को यूज करना है, सेंस यहाँ पे किस सेंस में उसको समझोगे वो चीज। 215 बोलता है इफेक्ट ऑफ द एरर, अगर आपने चार्ज लगाया था उसका
और उसके ऊपर कुछ आपसे एरर हो गई है, चार्ज लगाना चाह रहे थे और उसके अंदर कुछ गलतियां होगी। अब गलती का क्या इफेक्ट होगा वो 215 बता रहा है। अब जो यहाँ पे ना एक चीज़ देखी जाएगी कि जो चार्ज के अंदर गलतियां करी हैं उस गलती का इफेक्ट क्या होगा पार्टी के ऊपर, जो एक्यूज्ड है उसको क्या क्या हो रहा है। या तो यहाँ पे उसका मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है, मतलब जिसको बोलते हो इनजस्टिस अगर उसके साथ कोज होता हो, या फिर वो जो एक्यूज पर्सन है उस चार्ज के अंदर जो गलतियां उसकी वजह से मिसलीड हो रहा है, कहीं ना कहीं इनजस्टिस कोज हो रहा है, तो उस केस के अंदर आपका ये मैटर करेगा। अदरवाइज अगर आपका इसकी वजह से एरर के अंदर जो आपकी चार्ज के अंदर जो भी एरर होंगे उसकी वजह से अगर जो आपका एक्यूज पर्सन है उसको प्रॉपरली नोटिस पता ही चल रहा है क्या ऑफेंस उसने किया, कहाँ पे जाना है, वो मिसलीड नहीं हो रहा, उसके साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं हो रहा, तो यहाँ पे उसका कोई भी मैटर नहीं करेगा। ये सेक्शन लिखा है। नो एरर इन स्टेटिंग either the offense or the particulars required to be stated in the charge and no omission to state the offense or those particulars shall be regarded as at any stage of the case as material। मतलब बोलता है कि no error shall be regarded at the stage of the case as material। अगर उसको पॉजिटिव लैंग्वेज में पढ़ोगे any error shall not be material, कोई भी मैटर नहीं करता है unless जब तक कि the accused was in fact मिसलीड बाय सच एरर, जब तक वो एक्यूज पर्सन उस एरर की वजह से मिसलीड नहीं हो रहा है, उस एरर या फिर ओमिशन की वजह से, एंड इट हैज ओकेजनड ए फेलियर ऑफ जस्टिस, और जब तक कि ये फेलियर ऑफ जस्टिस उस एक्यूज के साथ नहीं करता तब तक ये आपका इमैटेरियल रहेगा। तो जो आपकी शॉर्ट फॉरवर्ड लैंग्वेज है 215 क्या बोल रही है कि जब भी अगर गलतियां होगी, गलती की वजह से इफेक्ट देखना है कि अगर इफेक्ट हो रहा है उस एक्यूज पे कि वो या तो मिसलीड हो रहा है या फिर उसके साथ कोई भी इनजस्टिस कोज हो रहा है, तभी ये मैटर करेगा, अदरवाइज ये आपका इमैटेरियल है। 215 के ऊपर एक केस है, उसका नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, एक पहले लिख सकते हो तो लिख लो बेशक। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर शेख का केस है, 2002 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये सेम बात ही बताई गई थी उसके अंदर भी कि जब तक वो प्रीजुडाइस नहीं होता तब तक मैटर नहीं करता। फिर आपका आता है 216 के अंदर, 216 आपका बात कर रहा है कि ऑल्ट्रेशन करनी चार्ज के अंदर। चार्ज में ऑल्ट्रेशन क्या होती है, उसके अंदर कुछ चेंज करना। चेंज करना कैसे चेंज करोगे, या तो उसके पुराने वाले को हटाओगे उसकी जगह नया ले आए, एक चीज़ें हैं। दूसरा, पुराने वाला ही था उसी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दी है, कुछ नए ऐड करना भी ऑल्ट्रेशन का ही पार्ट है कि चार्ज को आपने ऑल्टर किया, नए वाले चार्ज आपने उसके अंदर ऐड कर दिए, तो वो चीज़। 216 के अंदर पढ़ते हैं, एनी कोर्ट में ऑल्टर और ऐड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक तो ये पूछता है कि जो चार्ज के अंदर ऑल्ट्रेशन करनी है किस स्टेज पे करी जाएगी, बोलता है एट एनी स्टेज कर सकते हो बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस करने के पहले कभी भी, एक क्वेश्चन ये। दूसरा बोलता है कि 216 जो है वो किन किन चीज़ों की बात कर रहा है, इसके अंदर लिखा है अल्टर और ऐड। जो आपकी हेडिंग है वो सिर्फ क्या बता रही है कि इसको आपने ऑल्टर करने के रिगार्डिंग बात कर रहा है। अंदर जाके पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है, ऑल्टर और ऐड दोनों के रिगार्डिंग। तो पीटी के अंदर पूछ लेते कि 216 के अंदर आपकी क्या चीज़ बता रखी है, ए में ऑल्टर, बी में ऐड, सी में दोनों, डी में कोई भी नहीं, या फिर इसके साथ साथ कुछ और लिख देंगे तो वो सारे। तो ध्यान रखना इसको ऑल्टर और ऐड दोनों चीज़ें लिखी हुई है, नए वाले भी उसके अंदर ऐड कर सकते हो। सेकंड बोलता है एवरी सच ऑल्ट्रेशन और एडिशन शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड। नए जितने भी आपके चार्जेस लगे हैं उन सबको वो पढ़ के सुनाने पड़ेंगे। थर्ड बोलता है इफ द ऑल्ट्रेशन और एडिशन टू ए चार्ज इज सच दैट द प्रोसीडिंग इमीडिएटली विद द ट्रायल इज नॉट लाइकली in the opinion of the court to prejudice the accused in his defense or prosecute in the conduct the case of in the conduct of the case। इसके अंदर ये बोलता है कि जहां पे भी आपका अल्ट्रेशन और एडिशन करी गई है वो आपका क्या कर रहा है कि इस तरीके का नहीं है कि कोर्ट के ओपिनियन में कि जो एक्यूज पर्सन है वो अपने डिफेंस लेने में उसके साथ कुछ ना कुछ आपकी एक तरीके का कोई भी अगर क्या बोल रहे हैं तो क्या है कि डिफेंस लेने में उसको कोई कठिनाई नहीं हो रही है, वो चीज़ हो सकती है। या फिर जो आपका प्रोसिक्यूटर है उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही कि इसको आगे फर्दर चलाने से। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन आफ्टर सच ऑल्ट्रेशन और एडिशन हैज़ बीन मेड प्रोसीड विद द ट्रायल, उसके ऊपर ट्रायल चला सकता है। मतलब अगर अपने नए ऐड कर दिए, ऐड करने की वजह से ना ही उस एक्यूज पर्सन को कोई परेशानी हो रही है ना ही प्रोसिक्यूटर को कोई दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर ट्रायल स्टार्ट कर दिया जाएगा। एज इफ द ऑल्टर और एडिड चार्ज हैज बीन ओरिजिनली चार्ज। अब उसके अंदर आपके उस तरीके से उनके लिए चार्ज चलेगा जैसे वो ओरिजिनली साथ में ही ऐड कर दिए थे उसी टाइम पे, वैसे ही चार्ज को कंटिन्यू उसके ट्रायल को रख लिया जाएगा। फोर्थ बोलता है द ऑल्ट्रेशन और द एडिशन इज सच दैट द प्रोसीडिंग इमीडिएटली विद द ट्रायल इज लाइकली टू प्रीजुडाइस द एक्यूज्ड। ऊपर वाले में बोलता है कि इनजस्टिस कोज नहीं करता तो ट्रायल आप रेगुलर रखोगे जैसे उसने पहले से ही वो चार्ज लगा दिया था। दूसरे इस क्लोज के अंदर बोलता है कि अगर वहां पे उसकी वजह से इनजस्टिस या फिर प्रीजुडाइस कोज हो रहा है उस एक्यूज को और जो प्रोसिक्यूटर है उसको कुछ ना कुछ उसके केस को ओपन करने में दिक्कत आ रही है, तो उस केस में द कोर्ट में इधर डायरेक्ट न्यू ट्रायल और एडजर्न द
ट्रायल फॉर सच पीरियड एज में बी नेसेसरी। इसके अंदर ऐसा कोट कर सकती है कि या तो नया ट्रायल चलाएगी नए चार्जेस के लिए या फिर उसको पोस्टपोन करेगी, टाइम देगी, उसके बाद उसी के अंदर उसका साथ में चला लेंगे। अब इसके अंदर ना 289 को साथ में पढ़ना है और ऑर्डर 17 आपका सीपीसी का, 289 सीआरपीसी का, एक साथ पढ़ लोगे। फिफ्थ आपका बोलता है इफ द चार्ज स्टेटेड इन द ऑल्टर और एडेड चार्जेस इज वन फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ विच द प्रीवियस सैंक्शन इज नेसेसरी, या फिर इस तरीके के आपके चार्जेस ऐड कर दिए गए अब जिनको आपने फर्दर ट्रायल चलाने के लिए क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सैंक्शन की जरूरत पड़ रही है। सैंक्शन क्या होती है? परमिशन लेना गवर्नमेंट की या फिर किसी भी अथॉरिटी की। तो उस केस में द केस शैल नॉट बी प्रोसीड विद अंटिल सच सैंक्शन इज ऑब्टेन्ड, जब तक वो सैंक्शन आपकी नहीं ली जाएगी तब तक यहाँ पे उस नए ट्रायल के लिए आपका केस को आगे, मतलब जो नए चार्जेस लगे थे उनके लिए आपका फर्दर ट्रायल आगे नहीं चलाया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा। Unless the sanction has been already obtained for the prosecution on the same fact as those of which on which the alter or added charges is found, जब तक कि उसके ऑलरेडी नहीं ली गई, मतलब आपने परमिशन पहले ले ली थी कि मैं यहाँ पे आपके खिलाफ शूट फाइल करने वाला हूँ। जैसे क्या रहता है कि 80 का नोटिस देते हैं ना गवर्नमेंट को सीपीसी सेक्शन 80 के अंदर कि 2 महीने का पहले नोटिस दोगे और बोलोगे कि आपके ऊपर मैं ये शूट फाइल करने वाला हूँ, तो इसकी रिगार्डिंग ये लास्ट वाला बोलता है कि जहाँ पे इस तरीके से क्रिमिनल के अंदर भी हो सकता है कि सैंक्शन जरूरी है, तो सैंक्शन जब तक नहीं मिलती तब तक नहीं चलाओगे, और अगर आपने सैंक्शन पहले से ले रखी है तो आप जैसे ही चार्ज लगाओगे साथ के साथ उसका ट्रायल आगे चला लोगे। ये आपका सेक्शन नंबर 216 था, पीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 आपका मेंस के अंदर भी कई बार पूछा गया है कि क्या इफेक्ट रहता है, मतलब बीच में कई बार डाल देते हैं कि यहाँ पे कोई सेक्शन कुछ पूछ रखा है उसके बीच में कुछ आपने इफेक्ट डाल दिया, कोई भी आपका एक तरीके का एरर उसके अंदर डाल दिया तो क्या इफेक्ट होगा, वो मेंस में कई बार पूछ लेते हैं। 17 बोलता है रिकॉल ऑफ द विटनेसेस व्हेन द चार्ज ऑल्टर्ड, जब भी चार्जेस आपके ऑल्टरेशन करी गई है तो आपने विटनेसेस को रिकॉल करना है। व्हेनेवर चार्ज इज ऑल्टर्ड और एडिड टू बाय द कोर्ट, जब भी आपके कुछ चार्जेस हैं वो या तो ऑल्टर करे गए थे या फिर उनको ऐड किया गया था नए वाले को, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, ट्रायल के चलने के स्टार्ट होने के बाद, द प्रोसिक्यूटर और द एक्यूज शैल बी अलाउड, जो एक्यूज पर्सन है वो और जो आपका प्रोसिक्यूटर है उसको अलाउड कर दिया जाएगा टू रिकॉल और रीसमन एंड एग्जामाइंड विद रेफरेंस टू सच ऑल्ट्रेशन और एडिशन एनी विटनेस, किसी भी विटनेस को रिकॉल कर सकते हैं, उसको रीसमन कर सकते हैं और उसको आप नए वाले जो भी चार्जेस लगे हैं उनके ऊपर उसकी एग्जामिनेशन करी जा सकती है। लास्ट आपका बी के अंदर बोलता है ऑल्सो टू कॉल एनी फर्दर विटनेस, फर्दर विटनेस को भी यहाँ पे बुलाया जा सकता है हुम द कोर्ट में थिंक इट टू बी मटेरियल, जिनके रिगार्डिंग वो समझता है कि ये आपका इस केस के लिए मटेरियल है, तो उन सबको भी यहाँ पे कॉल करके बुलाया जा सकता है और उनकी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका बी नंबर पार्ट स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर के अंदर, जहां बताया गया 218 से लेके आगे के सेक्शंस आपके। टू 18 आपका बात कर रहा है सेपरेट चार्जेस फॉर द डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। यहाँ पे ना ये सेक्शन आपके थोड़े से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो रही है, तो इसके लिए एक ना अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो सेक्शन आपके 218 से आगे के हैं उनको मैं कवर करता चलूँगा। एक वीडियो के अंदर इतना बड़ा चैप्टर मेरे हिसाब से करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप उस लेवल की चीज़ें ग्रैब भी नहीं कर पाओगे। हो सकता है कुछ चीज़ें हो ऐसी जो स्किप हो एक वीडियो के अंदर कवर करने के लिए, तो अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पार्ट में डिवाइड करके इस चैप्टर को, तो आपको अलग अलग सही से समझ आएगी। तो बने रहिए अगले वीडियो के लिए जो कि आपके डील करेगी 218 से ऑनवर्ड जो भी सेक्शन है उनके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यहाँ पे वीडियो में कोई भी दिक्कत आपको लग रही है, कोई भी अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है तो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा।